था हमने, 2 सवाल दिए गए थे, सॉल्व हो गए, दोनों सवाल सॉल्व हो गए। फर्स्ट पार्ट था आसान, जिसमें आपको कहा गया था कि 2 कैपेसिटर्स हैं और उनको पैरेलल में जोड़ा गया अलग से चार्ज करके, और जब उनको पैरेलल में जोड़ा गया तो आपसे कहा गया था कि उनका नया चार्ज मालूम करें। उसका तो मेथड हमने कल 2-3 न्यूमेरिकल में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। उसका सेकंड पार्ट या क्वेश्चन 23 जो था वो ये कहता है कि वही डेटा है, यानी वही 2 कैपेसिटर्स हैं जिनको सेपरेटली वैसे ही चार्ज किया गया 1000 और 600 वोल्ट से, और फिर उनको पैरेलल में नहीं जोड़ा, सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या फर्क आता है? सीरीज में फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट चेंज हो जाता है, तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर नए फॉर्मूले से निकाला जाएगा और सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा इसका वोल्टेज निकालने के लिए दोनों के इंडिविजुअल वोल्टेज को ऐड करना होगा, यानी 600 वोल्ट को और 1000 वोल्ट को, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वोल्टेज आ जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा? उसका चार्ज। तो चार्ज मालूम हो जाएगा Q इज इक्वल टू CEV से। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और वोल्टेज निकालिए, उसका चार्ज निकल आएगा, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का चार्ज होगा, क्योंकि वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, लिहाजा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का चार्ज होगा वही उन दोनों कैपेसिटर्स का नया चार्ज होगा। समझ आ गई बात? तो ये 2 सवाल इस तरह से करने थे। आज हम थोड़े से और न्यूमेरिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर्स के ज्यादातर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो गई है। एक न्यूमेरिकल में आज आपको और दूंगा होमवर्क के लिए, वो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज से हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे हमने न्यूमेरिकल्स भेजे हैं जो टाइप वाले न्यूमेरिकल हैं, जो टाइप शुदा न्यूमेरिकल है, वो पहला न्यूमेरिकल उसका देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। रीड द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें कहा गया हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द 2 स्मॉल स्फीयर्स which are placed 3 centimeter apart if the force of repulsion between the spheres is 10 power minus 19 Newton। तो क्या मतलब हुआ इसका? 2 स्फीयर्स की बात हो रही है और एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की बात हो रही है। तो जब हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं किसी भी चीज पर, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जाएंगे तो इन दोनों स्फीयर्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जब दोनों नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उन्होंने फोर्स ऑफ रिपल्जन आपको बता दिया ऑलरेडी कि वो फोर्स ऑफ रिपल्जन 10 पावर minus
19 न्यूटन है। इसमें दो स्फीयर्स के बीच में, जिन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कितना नेगेटिव चार्ज है मालूम नहीं, एक का Q1 ले लीजिए, दूसरे का Q2 ले लीजिए, तो दोनों का चार्ज कितना है हमें मालूम नहीं है, Q1 और Q2, और दोनों का डिस्टेंस कितना है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दैट इज गिवन 3 सेंटीमीटर, जिसे आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर्स में। तो अब गौर कीजिए कौन सी इक्वेशन आनी चाहिए, क्या समझ आ रहा है। दो चार्जेस हैं, दो स्फीयर्स हैं, उन पे चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन की बात हो रही है। तो जब दो सोर्स ऑफ चार्जेस की बात हो, जब दो सोर्स चार्जेस एक साथ हो, दो स्फीयर्स हो और उनके दरमियान फोर्स की बात हो रही हो, तो एक ही इक्वेशन बचती है, F इज इक्वल टू AQ1 Q2 अपॉन R²। सही। तो पहले देखिए क्या मालूम है, F मालूम है, और क्या मालूम है, K मालूम है 9 × 10 पावर 9, और क्या मालूम है, डिस्टेंस मालूम है। तो क्या नहीं मालूम, Q1 Q2 नहीं मालूम। तो इस डेटा से क्या मिल जाएगा आपको, Q1 Q2 मिल जाएगा। और जिस तरह से सवाल बताया गया है, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्लेस्ड ऑन ईच स्फीयर, यानी कि जितने इस पे प्लेस होंगे उतने इस पे प्लेस होने हैं, इक्वल स्पेस करना है, प्लेस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको इनडायरेक्टली बता चुके हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो आपको पास इस इक्वेशन में जो Q1 और Q2 हैं उसकी जगह एक अननोन रह गया जिसका नाम है Q। तो इस इक्वेशन से पहले Q मालूम करेंगे, चार्ज मालूम करेंगे, और Q मालूम करने के बाद ये मालूम करेंगे कि उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस Q, इतनी वैल्यू Q के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या रिलेशन है, किसी को याद है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज Q। कुछ याद है, तो Q इज इक्वल टू क्या, n into E, where E is the charge of an electron। कहां से आया था ये, कहां से आई थी इक्वेशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो Q इज इक्वल टू E, अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो Q इज इक्वल टू 2E, तो अगर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो Q इज इक्वल टू Ne। तो यहां से Q मालूम करेंगे, E मालूम है, तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। सही। तो अब इसे कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन जो सबसे पहला आपका टाइप वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, और जब सॉल्व हो जाए तो उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। यस सुहानी। सर ये Q इज इक्वल टू N वाला पार्ट रिपीट कर दें प्लीज। जी बोलिए। Q इज इक्वल टू N वाला पार्ट रिपीट कर दें। एक मिनट, अपना माइक सही है, दोबारा ट्राई करें। Q इज इक्वल टू N वाला पार्ट रिपीट कर दें। Q इज इक्वल टू Ne, ये फॉर्मूला हमने पहले भी बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है तो उस पर कितना चार्ज आएगा, या अगर चार्ज मालूम है कूलम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे। ये फॉर्मूला कहां से आया, देखें, एक इलेक्ट्रॉन होगा, इफ यू हैव वन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज बराबर होता है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम के, दैट इज कॉल्ड E। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू E, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू 2E,
अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू 10e, और अगर n इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू ne. So n is the number of electrons and Q is the charge in coulomb. ये सवाल कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो होमवर्क में होगा, उसका जो थर्ड ऑल्टरनेट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे आप। ऑयल ड्रॉप वाला सवाल जी सर, स्क्रीन शेयर करें जी। ऑयल ड्रॉप वाला क्वेश्चन और हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन टू स्मॉल स्फीयर्स, ये दोनों होमवर्क में करें। और इसके बाद जो चौथा सवाल है सबसे नीचे वाला, ये अभी हम सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले सबसे पहला वाला करें और फिर चौथा वाला करें, बीच वाले दोनों होमवर्क में दे रहे हैं आप। जी, तो ये सवाल सबसे सॉल्व हो गया। फोर्स मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, स्क्वायर किया, k की वैल्यू मालूम है, q स्क्वायर आ गया। जो q स्क्वायर आएगा उसको अंडर रूट कर ले तो q की वैल्यू आ जाएगी, सही है। और q से फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए q इज इक्वल टू ne, तो n इज इक्वल टू q अपॉन e, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर स्फीयर्स each of 10 gram so that electrostatic repulsion may be balanced by gravitational force। तो यहां पर भी ये दो स्फीयर्स की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों स्फीयर्स पे से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वो कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें कि उनकी फोर्स ऑफ रिपल्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाए। तो ये हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को हर दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन के मुताबिक बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, याद है? तो डिस्टेंस मालूम है, m1 m2 मालूम है, ठीक है? मालूम है डिस्टेंस? कहां मालूम है? ऐसे कह दिया मालूम है, नहीं मालूम, ठीक है जी। मास मालूम है, जी की वैल्यू मालूम है। अभी देखते हैं डिस्टेंस मालूम क्यों नहीं है और क्या होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ आई बात? तो दोनों तरफ r स्क्वायर है जो क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी बचेगा क्या? K मालूम है, G मालूम है, m1 m2 मालूम है, Q1 into Q2 का आंसर आएगा। और क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो ये Q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। Q1 Q2 Q1 is equal to Q2 is equal to Q, तो Q into Q will be Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर आ जाएगा, उसे अंडर रूट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो इसको अभी सॉल्व कीजिए शाबाश। और G की वैल्यू तो याद है ना आप लोगों को, और नहीं याद है तो ढूंढिए। मोबाइल आपके पास है, गूगल आपके पास है, याद होना चाहिए वैसे।
g की वैल्यू है 6.67 10 पावर -11, m1 इज इक्वल टू m2, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मास निकल आएगा और ये m स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए g इंटू एम स्क्वायर अपॉन k, उसको अंडर रूट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी, और जब q की वैल्यू आ जाएगी तो q इज इक्वल टू ne से स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेंगे। q इज इक्वल टू ne और n इज इक्वल टू q अपॉन e। ठीक है, किस किसने सॉल्व कर लिया? अभी भी कर रहे हैं, चले कंप्लीट करें। आई एम वेटिंग, वी आर नॉट मूविंग टिल यू कंप्लीट, एवरीबॉडी शुड कंप्लीट दिस क्वेश्चन नाउ।
इस सवाल में Q की वैल्यू 8.3 10 पावर -13 या 8.45 के करीब आएगा आंसर कूलम में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 point something into 10 power minus what 10 power plus 6 minus 6 जी नो क्या आंसर है बाकियों के पास? 10 पावर प्लस 6 5.38 माइनस 6 कैसे हो सकता है? 5.38 इंटू 10 पावर प्लस 6 माइनस 6 कैसे हो सकता है? माइनस 6 का तो मतलब पॉइंट्स में हो गए, तो पॉइंट में तो नंबर नहीं होता ना इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब जो हैंड रिटन न्यूमेरिकल भेजे मैंने दो, उस पर आ जाइए। Yes, 2 point charges of 1 into 10 power minus 4 coulomb and minus 1 into 10 power minus 4 coulomb are placed at a distance of 40 cm from each other. दोनों के दरमियान 40 सेंटीमीटर का फासला है। हमेशा ऐसे सवाल को पढ़ने के बाद ड्रॉ भी करें। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, और दोनों का दरमियानी फासला गिवन है 40 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 0.4 मीटर। क्या हुआ इनका? A charge of 6 into 10 power minus 5 coulomb is placed midway between them. बिल्कुल दरमियान में एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है, उसका नाम हो गया Q3, और Q3 की वैल्यू भी गिवन है। वो तीसरे चार्ज की वैल्यू क्या है? 6 into 10 power minus 5 coulomb, और वो पॉजिटिव चार्ज है। What is the magnitude and direction of force on the 6 into 10 power minus 5 coulomb charge? तो डायरेक्शन की बात तो बाद में होगी, पहले मैग्नीट्यूड की बात करें। कौन सी फोर्स निकालनी है? जो किस पर लग रही है? Q1 पर या Q2 पर या Q3 पर? जो किस पर लग रही है? Q3 पर एक्सर्ट हो रही है, तो Q3 पर लगने वाली फोर्स निकालनी है। तो सवाल ये सोचिए कि Q3 पर लगने वाली फोर्स निकालनी है, तो Q3 पे फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा होगा? Q1 या Q2? सिर्फ Q1? Q2 तो नहीं कर सकता ना, Q3 पे Q2 तो फोर्स नहीं लगा सकता, या लगा सकता है? लगा सकता है, व्हाई नॉट? उसको कौन मना कर रहा है? कोई यहाँ पे पाबंदी तो नहीं है। तो Q3 पे जो फोर्स लग रही है वो Q1 भी एक्सर्ट कर रहा है और Q2 भी एक्सर्ट कर रहा है।
तो Q3 पे एक साथ दो फोर्सेस लग रही हैं, आपको दोनों फोर्सेस अलग अलग निकालनी होंगी। एक वो फोर्स जो Q1 एक्सर्ट कर रहा है, दूसरी वो फोर्स जो Q2 एक्सर्ट कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। फिर उन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं जो Q1 एक्सर्ट कर रहा है Q3 पे। ये जरा गौर से सुन लें, ये एक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर ये है कि जब आप वो फोर्स निकाल रहे हैं जो दो चार्जेस के दरमियान है, तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका नाम पहले लिखते हैं, और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया F13, फोर्स का नाम हो गया F13। F13 का मतलब एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q3। तो F13 इज इक्वल टू क्या, K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। Now what is the R, what is the distance between Q1 and Q3? ये पूरा फासला 0.4 है, तो Q1 Q3 का फासला क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो अपॉन R स्क्वायर में 0.2 का स्क्वायर आएगा, तो दैट्स F13। तो F13 अलग निकालें, फिर F23 अलग निकालेंगे। तो पहले एक F13 की वैल्यू निकालें, फिर F23 की वैल्यू निकालें, फिर इन दोनों की डायरेक्शन निकालें, और फिर देखेंगे कि रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहां तक की हिंट दे दी है, आगे आप खुद सॉल्व कीजिए। F13 की वैल्यू मालूम करें, F23 की वैल्यू मालूम करें, फिर इन दोनों की डायरेक्शन निकालिए और फिर रिजल्टेंट निकालिए।
ओके, टाइम इज अप। आप थोड़ा सुन लीजिए। आपको कहा गया था F13 की वैल्यू निकाला, आपने निकाल ली है 1350 न्यूटन आएगी। F23 की वैल्यू भी इत्तेफाक से सेम आएगी क्योंकि दोनों Q1 और Q2 के चार्जेस का मैग्नीट्यूड और ये फासला दोनों का सेम है इत्तेफाक से। ठीक है, हमेशा सेम नहीं आएगी, इस केस में सेम आ रही है। तो F13 1350 न्यूटन, F23 1350 न्यूटन। ये फोर्स किस पर लग रही है? Q1 पर, Q2 पर या Q3 पर? तो ये फोर्स Q3 पर लग रही है। ये फोर्स इस पर लग रही है, ये भी Q3 पर लग रही है। ये दोनों फोर्सेस वो हैं जो Q3 पर लग रही हैं। ये वो फोर्स है जो Q1 लगा रहा है और ये फोर्स है जो Q2 लगा रहा है। तो Q3 पे लगने वाली दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का मतलब जिंदगी आसान नहीं है। स्केलर का रिजल्टेंट निकालने का मतलब जिंदगी आसान है, सिंपली ऐड कर लेते हैं। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का मतलब जिंदगी आसान नहीं है। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको हेड टू टेल रूल यूज करना पड़ता है, आपको रेक्टेंगुलर कंपाउंड मेथड या ग्राफिकल मेथड यूज करना होता है, आपको उनकी डायरेक्शन देखनी होती है, फिर जाके तय होता है। लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं जब वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना भी आसान होता है। एक वो जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो और एक वो जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में हो जिंदगी आसान है, सिंपली क्या कर ले, ऐड कर ले। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी जिंदगी आसान है, सिंपली क्या कर ले, सबट्रैक्ट कर ले। वेरी गुड। तो अब ये देखते हैं कि हमारे ये दोनों वेक्टर्स जो हमने मालूम किए हैं जिनका मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन क्या है। तो ये एक दफा समझ लें क्योंकि ये बहुत दफा करना होगा आपको इस साल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बहुत दफा निकालना होगा, तो एक दफा समझ लें कैसे निकालते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये डायरेक्शन यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी। तो एक तो ये कि जब भी डायरेक्शन क्या है, तो क्या है का जवाब हमेशा इन 6 टर्म्स में होना चाहिए। राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। तो देयर आर 6 डायरेक्शंस, 3 एक्सेस होते हैं, हर एक्सेस के 2 डायमेंशंस होते हैं, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड। तो हमेशा जब बोलना है डायरेक्शन क्या है, तो क्या है मैं कंफ्यूज नहीं हूं कि क्या है। दूर जा रहा है, करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, करीब आ रहा है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दूर जा रहा है, करीब आ रहा है की बात ना करें, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, तो अब इस केस में देखते हैं कि Q1 Q3 पे फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा असूल याद रखिए, पहला असूल बताया कि डायरेक्शन इन 6 टर्म्स में बोलनी है। दूसरा असूल याद रखिए, जब भी डायरेक्शन निकालेंगे किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स की, तो जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी जगह खुद खड़े होकर सोचिए। आप समझे आप वही चार्ज हैं, यू आर द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज बन के सोचिए, आपका दिल दिमाग आंखें टेस्ट चार्ज पर मरकूज होनी चाहिए। तो टेस्ट चार्ज बन के सोचिए कि Q1 इस पर कैसी फोर्स लगाएगा, Q1 क्या करेगा। Q1 इज अ पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो Q1 इसे क्या करेगा, Q1 इसे दूर धक्का देगा या अपनी तरफ बुलाएगा। विल इट रिपेल और विल इट अट्रैक्ट। तो यस, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इट विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो Q1 इसे धक्का देगा, Q1 इसे दूर भगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स की डायरेक्शन F13 की डायरेक्शन क्या होगी, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्या होगी। वेरी गुड, राइटवर्ड। कूलम्स फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो जॉइनिंग द टू चार्जेस का मतलब इसकी सिर्फ 2 डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। तो Q1 इसे रिपेल कर रहा है, अपनी तरफ नहीं बुला रहा। तो रिपेल करने का मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन राइटवर्ड होगी। तो Q3 पे धक्का लगा है अवे फ्रॉम Q1, लिहाजा इस पे डायरेक्शन होगी राइटवर्ड।
अब आइए वो फोर्स जो Q3 पे Q2 लगा रहा है, तो अगेन Q2 Q3 के दरमियान कूलम्ब फोर्स एक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो या तो ये फोर्स राइटवर्ड होगी या ये फोर्स लेफ्टवर्ड होगी। तो ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप सोचिए कि ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा, धक्का देगा, दूर भगाएगा या अपनी तरफ बुलाएगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। सो दिस विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो Q2 से अपनी तरफ खींच रहा है, तो आपको धक्का, आप Q3 है तो आपको Q2 अपनी तरफ बुला रहा है, तो Q2 की तरफ जाना है, इसका मतलब Q3 पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। Q2 कहाँ है, इसके राइट साइड पर है, तो फोर्स विल बी राइटवर्ड। So this is the direction of F23 and this is the direction of F13. अब देखिए दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन राइटवर्ड है। इसका मतलब रिजल्टेंट निकालने का मतलब जिंदगी आसान है। दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी F13 प्लस F23। वाई? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर अपोजिट होती तो माइनस करते, अगर कुछ और होती तो फिर कुछ और करते, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से दोनों की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा सिंपली दोनों को ऐड करेंगे। समझ आई कहानी? और ये जो हैंड रिटन न्यूमेरिकल आपको दिया है चौथा वाला, यानी इसके नीचे जो दूसरा है, ये भी आपका होमवर्क है। तो आज मैं आपको टोटल 4 सवाल होमवर्क के दे रहा हूं। 2 सवाल जो टाइप शुदा बचे थे और 1 सवाल जो हैंड रिटन है, और एक मैं सवाल आपको और भेजूंगा कैपेसिटर्स का। ठीक है, तो टोटल 4 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में करने। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड रिटन, ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे होगा, सिर्फ इसमें डायरेक्शन को केयरफुली कैलकुलेट करना होगा और डिस्टेंसेस को जरा केयरफुली देखिएगा, इसमें मिड पॉइंट पे नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर कोई सवाल समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।